बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल। बहुत अग्रेसिव नेचर के है और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। थप्पड़ है। अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद, ठीक है, वो भी इस तरह के थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। ठीक है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो, आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी तक। पाकिस्तान का कौन दुश्मन है भाईजान? इंडिया ही होएगा। हाँ? इंडिया ही होएगा। और आप फलस्तीन। आप नहीं, फलस्तीन तो और इसके अच्छा। हाँ, मैं पिछले दिनों एक पुरानी वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर लें, यही उनके लिए काफी है। मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस मुझे कोई उसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। हम उनको दुश्मन समझते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं और वो हमें किसी खाते में नहीं ला रहे। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तानियों की अब समझ में आ चुका है कि भारत से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। वो कहने लगे हैं कि भारत से अब हमें कोई भी कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है और हम कर भी नहीं सकते, हमें करना ही नहीं चाहिए। ऐसा ही एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, बहुत शानदार वीडियो, आइए देखते हैं। यूएई ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अनाउंस की थी, जबकि साथ ही साथ अगर नेबर कंट्री इंडिया का देखें तो उसी यूएई ने $100 ऑफ बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना सिर्फ करने का ऐलान किया बल्कि ऑलरेडी कर चुका है। अगर हम इंडिया साइड कश्मीर की बात करें या मुख्तलिफ एरियाज की बात करें, वहां पे भी इस्लामिक कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं। हमें कंपैरिजन करने का बहुत शौक रहता है, मतलब बेसिकली तो सीखना चाहिए लेकिन शौक रहता है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मुस्लिम उम्मा भी है, इस्लामिक ब्रदर भी है, लेकिन यहाँ पे $10 बिलियन और वहाँ पे $100 ऑफ बिलियन। क्या वजह है? दिलशाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे दिलशाद भाई, ये जो टॉपिक है 10 बिलियन एक साइड पे, 100 बिलियन एक साइड पे और इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो कर चुका है, रीजन क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के करीब अगले 100 साल तक नहीं आ सकता। और अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका मैं जवाब भी दूंगा। और इसके साथ आप जो पहले भी आपने हजारों वीडियोस बनाई हैं और भी यूट्यूबर्स बनाते होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन करना काइंडली बंद कर दें। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है और ये बात क्यों आगे निकली है ये मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के नहीं दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी एज, मतलब ये है कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुकाबला हम उनके करीब नहीं आ सकते? क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। अब रियलिटी इस तरह क्यों है? अब आप देखेंगे जो रिसेंटली आपने बताया कि यूएई ने जो है वो इधर 10 बिलियन का अनाउंस किया और उधर 100 बिलियन, और हमारे यहाँ पे तो सिर्फ अनाउंस हुआ है। अब इसको पता नहीं अमली जमा पहनाया जाता है कि ये नहीं पहनाया जाता, क्योंकि उतनी देर तक हो सकता है हमारी हुकूमत ही खत्म हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखें उनके पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स और हमारे लीडर्स, ठीक है। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल। बहुत अग्रेसिव नेचर के है और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। ऐसे ही है, ये मैंने भी वो स्टेटमेंट एक क्लिप देखा था। जी, आप लगा भी दीजिएगा। अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाए। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें,
रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे। इसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारे कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने को लॉयल हैं। ऐसे ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें, और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले दुबई लीक्स हुआ, पनामा लीक्स हुआ। पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। ठीक है। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है, उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे ठीक जा रही है। है। दिलशाद भाई, ये तो हुई पॉलिटिशियंस की बात। इंडिविजुअल्स की अगर बात करते हैं, मतलब ये मैं कुछ दिनों से या कुछ महीनों से नोट कर रहा हूँ, जब पब्लिक से बात करते हैं बड़ी सफाई से हम हर चीज पॉलिटिशियन पे डाल के अपने हाथ झाड़ के और घर चले जाते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान इस हालत में है वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, इस हालत में है वो गवर्नमेंट की वजह से है। मैं ये समझता हूँ क्या वो प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री से आता है या वो डायरेक्ट ऊपर से आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस को हम जो है ना वो कसूरवार नहीं समझते, इसमें हमारी आवाम भी खुद कसूरवार है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत काम होता है, हमारी आवाम कितनी सड़कों पे आती है। ठीक है। और अगर आ भी जाए तो उनको अंदर भेज दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपको आजादी प्लेट में बैठे बैठे मिल जाएगी? ठीक है। कभी भी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आपको ऐसे ही जलील होना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप मुझे एक ऐसा सीरियस इशू बताएं जिसके ऊपर पाकिस्तान में हुआ और आवाम सड़कों पे आके बाहर आके एहतजाज करे। कश्मीर में जो इशू हुआ, फिर उनकी बिजली के बिल भी सस्ते कम किए गए, उनको आटे को गंदम में आटे में भी कम कीमतों में कमी। और हमारे यहाँ एहतजाज का, सॉरी, आप हमारे यहाँ एहतजाज का मतलब ये है कि आप सड़कें तोड़ दो, आप ये तोड़ दो, ये काम नहीं करना होता। पीसफुल एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और जब तक आप अपने ऊपर जुल्म सहते रहेंगे, ये गवर्नमेंट्स भी आपके ऊपर जुल्म करती रहेंगे और ये लीडर्स भी करते रहेंगे। ठीक हो गया। और जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं वो एहतजाज करती है और पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं। ठीक हो गया। दिलशाद भाई, एक रीजन ये भी बताई जाती है कि भाई मुकाबला इसलिए नहीं बनता। वैसे तो मैं ये क्लियरली पहले भी कह चुका हूँ, फिर से ये देखने वालों के लिए स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कंपैरिजन के लिए नहीं होती, हमारी वीडियो होती है सीखने के लिए। और वो लोग जो कहते हैं, मतलब हमारे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कि भाई हमने इंडिया से मुकाबला करना है या हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, उनके लिए मैसेज होता है कि भाई अगर मुकाबला करना है तो हेल्थ एजुकेशन में करो, आओ आप आईटी में करो, आओ पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी जो सा वे में वो कंपटीशन करो, इसलिए होती है मुकाबला। नो डाउट आज वो उनकी जो इकॉनमी है, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं जी इकॉनमी ज्यादा है उनकी, बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, उनकी मार्केट बड़ी है, जिस वजह से मुकाबला नहीं बनता। आप मुझे बताएं क्या यही रीजन है सिर्फ? इसके अलावा लॉयल्टी, इसके अलावा अगर हम बाहर जाके क्या कर रहे हैं वो क्या कर? पाकिस्तान दुनिया के 6 नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है। तो अगर आबादी का आज देखा जाए तो आबादी का आज हमारे पास भी है। और ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो बड़ी मार्केट के साथ बड़े मसाइल भी हैं ना। हाँ, ये चीज ठीक है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो एक मजहब ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे कई मजाहिब पाई जाती हैं। तो वो उनको भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। उनके कल्चर्स डिफरेंट है, वो उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास तो एक सरगोदा में पिछले दिनों उन्होंने वो एक क्रिश्चियन को जो है वो मार दिया मजहब के नाम के ऊपर। पहले वो इन्होंने जड़ावाला के अंदर जो उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया है, कराची में भी, कराची में इनके साथ क्या किया है। सबसे पहले आप मजहबी मुनाफरत तो खत्म करें जो कि आपने पाकिस्तान को आग में झोंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कोई वाकया सुनने को मिलता है, बहुत रेयर मिलता होगा। ठीक है, अगर उनके यहाँ बड़ी आबादी है तो उन्होंने उस उसको हैंडल भी किया हुआ है। ये यहाँ पे देखें, हमें बिल्कुल अनबायस्ड रह के बात करनी चाहिए। वहाँ पे भी इशू होते होंगे। वहाँ पे देखें कोई भी घर है, चाहे वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है या फिर ये 25 करोड़ की आबादी है, या फिर मैं कहता हूँ एक घर में 10 लोग, 10 भाई रहते होंगे, एक ही मजहब से बिलोंग करते होंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई लड़ाई, कोई मसला, कोई नाराजगी हो ही जाती है। वहाँ पे भी इशू होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ पे मिनोरिटीज की क्या तादाद थी 1947 में, आज कितनी है, और उनके वहाँ पे मुस्लिम्स की या मिनोरिटीज की क्या तादाद थी और आज कितनी है। ये इधर से पता चलता है कि किधर मसले ज्यादा या कम। आबादी वाली दलील तो आप दे नहीं सकते हैं। हाँ, एक चीज है जो कि वाकई आप दलील दे सकते हैं, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से काफी फर्क पड़ता है। आपकी इकोनॉमी तभी तरक्की करती है जब आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक टोटल आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होता है और आपकी सिक्योरिटी के साथ होता है। और ये दोनों चीजें जब आप बाहर के इन्वेस्टर के लिए एक साजगार माहौल पैदा करेंगे, एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें वो सेफ फील करेंगे, तभी आपके मुल्क में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और उसका ताल्लुक आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ होता है और आपके लीडर्स के साथ होता है कि वो आपकी गवर्नमेंट के साथ और आपके अपने मुल्क के साथ वो कितने लॉयल होते हैं। अब हमारे ये हिसाब लगा ले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लाहौर से मरी जो है हेलीकॉप्टर पे बिरयानी ट्रांसफर करके जाते थे। लाहौर से हेलीकॉप्टर पे जा रही है बिरयानी प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का हाल है। ठीक है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद। वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद। ठीक है, वो भी इस तरह के थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। आप हमारे यहाँ 2-3
बड़ी फैमिलीज जो है वो गवर्नमेंट कर रही हैं, जैसे भुट्टो फैमिली है, शरीफ फैमिली है। अब मुझे बताएं, भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली, लुई विटॉन के बैग पकड़े होते हैं उन्होंने, ठीक है, 3-3 करोड़ रुपए की उनकी गाड़ियों को टायर चेंज हो रहे होते हैं। अब ये मेरे पास नौजवान, एक गरीब कंट्री, और अभी हम गरीब कंट्री हैं अभी, और जब वो दौरे पे जाती हैं तो पूरा 56 60 बंदों का क्रू लेके जाते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप मुल्क के साथ ये लॉयल होंगे तो फिर आप मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, ये चीजें एजुकेटेड लोगों को पता है, सोशल मीडिया यूज करने वालों को पता है, लेकिन एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आज भी पाकिस्तान में मोस्टली पब्लिक को यही बताया जाता है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया कसूरवार है। इधर मैं कहता हूँ खड़े खड़े पूछ लेते हैं, आम पब्लिक की बात करते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम यार, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पाकिस्तान का आपके ख्याल से? पाकिस्तान ही है सबसे बड़ा, पाकिस्तान ही है दुश्मन। पाकिस्तान के अलावा आपके ख्याल से कौन है? पाकिस्तान के अलावा इधर की अवामी और इधर के जो जजेस है ना, वही जो से हुक्मरान बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। उनका ही कहूँगा। चले, ये बड़ी अच्छी बात है, मेरी उम्मीद से हट के ये जवाब आया। नहीं तो मोस्टली दिलशाद भाई क्या जवाब आता है अगर किसी से पूछें, या फिर शायद उन्होंने गुफ्तगू सारी सुनी तो उन्होंने उस हिसाब से बात। देखिए, वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई ठीक है। है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो, आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है? वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है? आपने क्या किया अभी तक? आपने लोगों को तरीके बताए करप्शन करने के, और बाहर के मुल्क में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें बताया जाता है, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोट किया जाता है कि करप्शन के एग्जांपल्स ये हैं, और ये बात मैं विद रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। तो आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में बकायदा हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियन होते हैं, उनका नाम वहाँ पे बुक्स में या उनके सिलेबस में होता है कि यार ये एग्जांपल है करप्शन की। जी, और हमारे यहाँ जो सेकंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। और जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल होगा तो आप क्या सोचते हैं कि क्या तरक्की करेगा ये मुल्क? हमारे यहाँ ये देखें, हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप है, और वैसे भी हमने डिक्टेटरशिप झेली है। आपके नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है तो आप सिंध आपका है, और अगर आपके नाम के साथ मियाँ लगता है तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है, उनके ही बच्चे आगे से हुकूमत करते हैं, उनके ही बच्चे। अब ये तीसरी नस्ल है, पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत की, फिर बेनजीर भुट्टो ने की, अब बिलावल भुट्टो कर रहा है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा। अब 3 नस्लों से आप जो है ना वो एक ही डगर पे चल रहे हैं। देखा दोस्तों, किस तरह से भारत के बारे में ये नौजवान बात कर रहा है, और बिल्कुल सही कह रहा है कि ऐसा तो पाकिस्तान में कभी हो भी नहीं सकता। इसने बात की है मोदी जी के जो प्रॉपर्टी की बात है, मोदी जी के पास सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। भैया, हमारे यहाँ जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं वो भारत पे राज करते हैं, भारत के लिए राज करते हैं, भारत की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। तो ये संपत्ति बना के क्या करेंगे? इन्हें कोई विदेश में जाके थोड़े रहना है। आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति तो आप पर शासन करते हैं, लूट कर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, अपनी संपत्ति बनाते हैं, अपनी सारे कारोबार वहाँ से भाग कर चले जाते हैं तो करते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, इनकी हमारे यहाँ ऐसी कोई फितरत नहीं है कि ये यहाँ से भाग कर चले जाएं। ये तो यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। भारत के लिए जीना है, भारत के लिए मरना है, और भारत के लिए ही कुछ करके जाना है। रही कंपटीशन की बात, तो आप कंपटीशन अब कर भी क्या सकते हैं? आपने बहुत करके देख लिया, बहुत गाली दे ली हिंदुओं को, बहुत नफरत कर ली हिंदुओं से। अब आपकी समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम पर लग जाएं, भारत से कंपटीशन करना छोड़ दें और अपना करना खाना सीखें, पढ़ें लिखें, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। ये तो बढ़िया बात, बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। लेकिन भारत के कंपटीशन के बारे में जो आपने कहा वो बहुत अच्छी बात, कर भी नहीं सकते और हो भी नहीं सकता आपसे। भारत के हुक्मरान भारत के लिए जीते हैं। यहाँ कोई इकट्ठा करता नहीं है पैसा, सबके पास बहुत थोड़ा बहुत जो कुछ होता है, जो मिलता है वही इकट्ठा हो जाता है थोड़ा बहुत। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, हमारे यहाँ जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सारे ही ऐसे ही हैं। कोई किसी ने अपना विदेशों में जाके धन जमा नहीं किया है, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, पब्लिक के लिए सोचते हैं, सब भारत के लिए करते हैं। भारत से इस तरह कोई कुछ करता नहीं है। लेकिन आपके यहाँ पाकिस्तान में तो नफ़रत
सिर्फ नफ़रत, सिर्फ भारत से नफ़रत और कुछ भी नहीं। बाकी रही बात देश की उन्नति और अवनति की, तो जो देश के लिए कुछ करोगे कुछ, तो भाई ज़रूर आपका देश तरक्की कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, आप करते ही नहीं हैं। आप तो सिर्फ नफ़रतों में मशगूल रहते हैं। आपके मुल्ला मौलवी जो हैं वो आपको भारत से कुछ सीखने नहीं देते। सीखोगे भी कैसे? थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा जो तबका है पाकिस्तान में, वो समझता है, लेकिन उनकी बातों को कोई मानता कहाँ है, उन्हें कोई तवज्जो नहीं देता और उनकी उल्टी हंसी उड़ाई जाती है कि भारत की तारीफ़ करते हैं या भारत की बातें करते हैं। तो पहले आप अपने घर को संभालिए, आप अपने पाकिस्तान को संभालिए। और रही जमहूरियत जनतंत्र की बात, तो वो तो आपके पास नाम के लिए ही खाली जनतंत्र है। जनतंत्र आपके यहाँ है नहीं। जनतंत्र देखना है तो भारत में देखिए। सबसे बड़ा जनतंत्र आज भारत में होता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भारत के अंदर स्थापित है। और ऐसे ही दुनिया के लोकतंत्र भारत को देख देख कर बड़े होते हैं, भारत को देख देख कर सीखते हैं। जब तक आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, आप तरक्की नहीं कर सकते। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।